हो गए हैं। स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देश के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा हर 33 सेकंड में एक भारतीय की हृदय रोग की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत सन 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर देश के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोग के लक्षणों, कारणों और उपचार के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ हमें एक हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में भी जागरूक करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज बंसल, डॉक्टर सुयश ताते, डॉक्टर पारितोष राजपूत और डॉक्टर वत्सल कायल। आप सभी का ही इंदौर स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज आप हमें बताएंगे हृदय रोग के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे एक हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में भी। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला सवाल डॉक्टर मनोज बंसल मेरा आपसे है। हृदय रोग क्या किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है या ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में देखा जा सकता है, या कोई लिंग या हेरिडेटरी या कोई अन्य कारण है जो हृदय रोग के रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाते हैं? देखिए, हमारा जो हृदय है वो एक मांसपेशियों से बना पंप है जो पूरे शरीर को खून सप्लाई करता है। हृदय को स्वयं को जो खून चाहिए वो 3 नलियों से उसे प्राप्त होता है। इन नलियों में यदि कोई ब्लॉकेज उत्पन्न होता है उससे हृदय रोग पैदा होता है। तो हृदय रोग जो है उससे अब कोई भी उम्र अछूती नहीं है। बीते वर्षों में युवाओं में भी हृदय रोग तेजी से देखने को मिला है। तो 20 वर्ष से लेकर के 60-70 वर्ष तक सभी उम्र के लोग हृदय रोग से प्रभावित हो सकते हैं। जिन परिवारों में हृदय रोग की हिस्ट्री है, जहां माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स या फर्स्ट कजिन्स के अंदर हृदय रोग है, उन परिवारों में किसी भी सदस्य को हृदय रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में हृदय रोग ज्यादा होता है, लेकिन एक बार मेनोपॉज हो जाए उसके बाद महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही हृदय रोग होने की संभावना रहती है। तो युवाओं में भी पिछले दिनों हृदय रोग काफी तेजी से उभरा है। ये एक महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है। डॉक्टर सुयश, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आप हमें ये बताइए, किसी व्यक्ति को कैसे पता लग सकता है कि उसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? वो कैसे पता लगा सकता है कि उसका हृदय स्वस्थ है या नहीं? और ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में एक हेल्दी लाइफस्टाइल और मेडिसिन का क्या महत्व है? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने हाइपरटेंशन के बारे में। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है क्योंकि उसका सीधा असर हमारे हार्ट पे पड़ता है। जहां तक ब्लड प्रेशर का सवाल है तो 90% ऑफ द केसेस में ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल की डिसीज है, जिसमें कोई कारण ना होते हुए भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल रेंज है 120/80 उससे काफी हायर साइड पे पाया जाता है। ब्लड प्रेशर के कुछ कॉजेज ऐसे हैं जिन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं, जिन्हें सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके लिए जरूर कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी है, रीनल डॉपलर है, ब्लड के कुछ टेस्ट हैं, थायराइड के टेस्ट हैं, एंडोक्राइन टेस्ट हैं। ये सारे टेस्ट हम करके सेकेंडरी ब्लड प्रेशर को बीट कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी ब्लड प्रेशर जिसे इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, वो सबसे ज्यादा 90% ऑफ केसेस में वही पाया जाता है, जो कि एक लाइफस्टाइल की डिसीज है। जैसा आपने बताया कि लाइफस्टाइल के बारे में हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। लाइफस्टाइल केवल एक बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म हो गया है आजकल, लेकिन उसमें अगर हम उसकी डेप्थ में जाएं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका हमारी डाइट। हमें हेल्दी डाइट की तरफ ध्यान देना जरूरी है ब्लड प्रेशर के लिए, जिसमें कि नमक की मात्रा काफी कम रहेगी और फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा काफी ज्यादा रहेगी। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज, तो हमें कम से कम 20 से 30 मिनट का एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें वॉकिंग इंक्लूडेड है, वो हम हफ्ते के 7 दिन या कम से कम 6 से 7 दिन हफ्ते में करें तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। साथ ही जो एडिक्शंस हैं जैसे कि स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, ये इसका इंटेक निकोटिन ब्लड प्रेशर को काफी मात्रा में बढ़ा देता है। इसको हमें अवॉइड करना है। और रेगुलर स्लीप सबसे ज्यादा जरूरी है। खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ में आता है वो आता है स्लीप का, जो हमेशा इग्नोर्ड रहता है। तो 6 से 8 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप, साथ ही योगा, मेडिटेशन और इस तरह के जो भी रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हैं वो सारे हमें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए।
इसके बाद भी ब्लड प्रेशर कभी भी आपको चेहरे से देख के पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको रेगुलर अपने ब्लड प्रेशर का टेस्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 20 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को आज की तारीख में कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम एज वेल एज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें 20 साल से ऊपर सभी लोगों को अपना ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। और मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, सो एक बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद में लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस करते जाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएगा, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स खुद आपकी मेडिसिन को धीरे धीरे करके कम कर देंगे। लेकिन मेडिसिन जब तक आप ले रहे हैं तो रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। उसमें एक दिन लिया 2 दिन नहीं लिया, ये फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। सो जरूरी है कि अगर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो अपने डॉक्टर के रेगुलर टच में रहें और मेडिसिन को धीरे धीरे करके टेपर ऑफ करते जाएं जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। डॉक्टर पारितोष, अगला प्रश्न मेरा आपसे है। आप हमें ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के बीच में क्या संबंध होता है, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या होते हैं, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए क्या ऐसी कोई नियमित जांच है जिससे ब्लॉक्ड आर्टरी को डायग्नोस किया जा सकता है? काफी अच्छा सवाल पूछा है आपने। आज के ज़माने में जब हम इतनी सारे हृदय की बीमारियां देख रहे हैं, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेजेस वगैरह के बारे में हम सुन रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा कॉमन टर्म हमारे सामने आता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। गूगल पे या किताबों में और पेपर्स में हम काफ़ी पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक एसेंशियल फैट है बॉडी का, जो कि बॉडी की जो सेल्स होती है उनकी वॉल्स को बनाने में काम आता है। बट ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारी जो आर्टरीज है, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, जैसे कि हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ब्रेन की आर्टरीज होती हैं, बॉडी की कोई भी आर्टरी होती है, तो उसकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती है, उसमें जाके जमा होने लग जाता है। और ये जब एक तय सीमा के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो हार्डन होने शुरू हो जाती हैं, मतलब ये कठोर होती चली जाती है, इनमें कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। और ये जब एक लिमिट से ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है तो इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। रिसेंटली कुछ स्टडीज़ पाई गई हैं जिनमें पता चला है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो हमारी लाइफ के फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ से ही शुरू हो जाता है। ये बीमारी आज की तारीख में या 50 या 60 साल की बीमारी नहीं रह गई है, ये बीमारी हमारे जीवन शैली का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बन चुकी है और हमारे बचपन से ही इसका शुरुआत हो जाती है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की। दूसरा, अगर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हुआ है आपकी हार्ट की आर्टरीज में, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोल रहे हैं, इसके लक्षण सामान्यतः ये जो देखने को मिलते हैं वो ये होते हैं जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को चलने फिरने पे सीने में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, सांस फूलने की शिकायत हो रही है, भारी काम करने पे सीने में दर्द हो रहा है, या बैठे बैठे अचानक से सीने में दर्द होना, ठंडा पसीना आना, तो ये हार्ट के ब्लॉकेजेस के एक लक्षण होते हैं जिसके लिए हमें अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। इसको डायग्नोस करने के कुछ सामान्य टेस्ट हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करवाना, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना, शुगर चेक कराना, एंड उसके बाद आपके कार्डियोलॉजिस्ट या जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना और वो कुछ फिक्स टेस्ट करेंगे, जैसे कि ईसीजी हुआ, उसके बाद इको, फिर टीएमटी, एंड अगर रिक्वायरमेंट होगा तो उसके आधार पे आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई हार्ट की एंजियोग्राफी वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें अपने ब्लॉकेजेस के बारे में पता चल सके और हम उसका प्रॉपर इलाज कर सकें समय पर। डॉक्टर वत्सल कयाल, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि दिल का दौरा पड़ने की चेतावनी संकेत क्या होते हैं, और अगर मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है तो उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जैसा कि हम लोगों ने बात की अभी कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन धमनियों में धीरे धीरे होता रहता है, एवं ये कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम इंटीमा कहते हैं, जिससे ये बंधा हुआ रहता है। अगर किसी दिन अचानक ये झिल्ली फट जाती है तो उस दिन ये धमनी पूरी तरह से 100% बंद हो सकती है। इसी 100% बंद होने को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है छाती में दर्द, यानी सीने में दर्द। एक मुट्ठी भर हिस्से में यहाँ से दर्द चालू होता है, जो दोनों हाथों में भी जा सकता है, पीठ में जा सकता है। कई बार इसके साथ ठंडा पसीना भी आ सकता है, सांस फूल सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। कुछ मरीजों में, खासकर शुगर के मरीजों में, छाती में दर्द नहीं होता, तो इन लोगों में सांस फूलना एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है हार्ट अटैक का। कई लोग घर पर पेट की जलन, एसिडिटी को भी अनदेखा कर देते हैं, पर कई बार ये दर्द भी हार्ट अटैक का हो सकता है। तो इसमें जो कि हमारा अगला प्रश्न का दूसरा भाग भी है कि ऐसे में क्या करना है, तो इस समय पे घरेलू नुस्खे हमको नहीं अपनाने हैं। तुरंत कोई भी नजदीकी चिकित्सक के पास जाना है या नजदीकी अस्पताल जाना है। वहां पर यूजुअली अगर इस प्रकार के सिम्टम्स आपको हैं तो वो सलाह देंगे एक ईसीजी करने के लिए। कई बार ईसीजी से ही हमको पकड़ में आ जाता है कि ये हार्ट अटैक है। अगर ईसीजी से कई बार नहीं भी पकड़ में आता है तो एक ब्लड टेस्ट आपको बता सकते हैं, ट्रोपोनिन आई, जिससे भी हमें मालूम पड़ सकता है कि ये दिल का दौरा हुआ है। तो ऐसे में हमको घर के नुस्खे नहीं अपनाने और तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में जाना है।
डॉक्टर मनोज बंसल, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या बिना किसी नोटिसेबल सिम्टम्स के भी दिल का दौरा पड़ सकता है? क्या ऐसे कोई हिडन रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट से संबंधित जिनकी जानकारी लोगों को नहीं होती है? यदि हाँ, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जागरूक करें। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, कई बार साइलेंट हार्ट अटैक मतलब बिना किसी लक्षण के दिल का दौरा पड़ गया, और डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, तो दर्शक मित्रों, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनमें कई बार साइलेंट हार्ट अटैक हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो नर्व सप्लाई होती है उसको नुकसान होता है। तो बिना छाती में दर्द या भारीपन या घबराहट के भी इन लोगों को कई बार दिल का दौरा पड़ सकता है। तो डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सतर्क रहना है। अगर कोई भी बेचैनी, पसीना आना या सांस लेने में दिक्कत हो तो उनको एक बार मेडिकल सलाह जरूर लेनी चाहिए, कहीं वो दिल का दौरा तो नहीं है। दूसरी बात रिस्क फैक्टर्स की, तो देखिए, हृदय रोग एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जीवन शैली से जुड़ा रोग है। जीवन शैली से जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स हमको सुधारने होंगे, जैसे तंबाकू का सेवन, या वो पान मसाले के रूप में हो या धूम्रपान के रूप में हो। नमक का इंटेक, हमारा एक आम भारतीय 8 से 10 ग्राम नमक रोज लेता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से हमें रोज 2 से 3 ग्राम नमक ही लेना है। शुगर का कंजम्पशन कम करें। खाने में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना है तो अपने खाने में घी तेल तला हुआ हम करेंगे। साथ ही जिन लोगों को ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, जिनके परिवार में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, माता पिता या रिश्तेदारों में, वो भी अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा करके उसको नियंत्रित करें। 45 मिनट कम से कम हम रोज चलें। सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखें, एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। कोई भी गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े रहें। भारत पूरी दुनिया को अब पूरी दुनिया में योग की राजधानी बनाए, तो क्यों ना हम योग और प्राणायाम को अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बनाएं। इन सभी चीजों को यदि हम पालन करेंगे तो हम हृदय रोग से बचे रहेंगे, और यही वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर सुयश, आप हमें बताइए, क्या हार्ट डिजीज के अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हाल ही में कोई नए टेक्निकल डेवलपमेंट हुए हैं जिससे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल। कार्डियोलॉजी जो है वो रिसेंटली देखा जाए तो सबसे एडवांस साइंस है, और लास्ट पिछले कई दशकों में जितना डेवलपमेंट कार्डियोलॉजी में हुआ है उतना शायद ही किसी दूसरी ब्रांच में हुआ है। सो हार्ट की बीमारी के बारे में हम लोग जैसे ईसीजी, इको, टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। अभी रिसेंट जो टेस्ट एडवांसमेंट्स हैं नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी में, उसमें हम लोग सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, कार्डियक एमआरआई, स्ट्रेस परफ्यूजन टेस्ट और कार्डियक पेट, ये सारे टेस्ट हैं जो हम हार्ट की उन बीमारियों को भी डायग्नोज कर पा रहे हैं जो पहले काफी समय तक डायग्नोज नहीं हो पाती थी। साथ ही अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों को हार्ट का अटैक आया है और उन्हें इलाज की जरूरत है, सो इलाज में भी आजकल रीसेंट डायग्नोसिस के लिए जैसे ट्रोपोनिन का टेस्ट है, साथ ही जो हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज करते हैं वो भी काफी एडवांस्ड हो गया है, जिसके अंदर हम लोग इमेजिंग करके हार्ट की वेसल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि उसमें जो ब्लॉकेज है वो किस वजह से आया है, उसका वेसल का साइज क्या है, स्टेंट किस टाइप से, उसमें किस टाइप के स्टेंट की जरूरत है। अगर उसमें कैल्शियम है तो हम लोग उस कैल्शियम को ब्रेक करने के लिए भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे कि रोटा एब्लेशन या फिर लिथोट्रिप्सी के बलून्स आ गए हैं। तो अब वो पहले का जो एरा है वो काफी चेंज हो गया है, और अब कार्डियोलॉजी में शायद ही कोई ऐसी बीमारी है या फिर कोई ऐसी चीज है जो हम लोग नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं। साथ ही जिन पेशेंट्स का हार्ट काफी वीक हो गया है उनके लिए कार्डियक ट्रांसप्लांट की भी आजकल जो फैसिलिटीज है वो काफी बेहतर हो गई हैं और काफी शहरों में अवेलेबल है। सो अब हमें हार्ट के पेशेंट्स को पहली बात तो ये है कि बड़े शहरों की तरफ रेफर नहीं करना पड़ता, हमारे ही शहर में हम लोग सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और हार्ट के पेशेंट्स के जो देरी होती थी डायग्नोसिस में वो बच गई है। तो उसकी वजह से जो हार्ट का पंपिंग है, जिसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, उसे प्रिजर्व कर लिया जा रहा है, और अर्ली डायग्नोस करके अर्ली उसे इंटरवीन किया जा रहा है, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करके सो हार्ट की बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है उसको वापस नॉर्मलाइज करने में बहुत कम समय लग रहा है। डॉक्टर परितोष, आप हमें बताइए कि किसी को पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है और पेसमेकर कितने प्रकार के होते हैं? मैं इस सवाल का इसका जवाब मैं इस तरह से शुरू करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे घरों में दो तरह की लाइंस होती हैं, एक होती है पानी की पाइपलाइन और एक दूसरी होती है इलेक्ट्रिसिटी की लाइन। उसी प्रकार हमारा जो हार्ट होता है उसमें भी जो पानी की लाइन होती है वो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज, जिससे कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती है। एक दूसरी हमारी हार्ट की जो पंपिंग को बना के रखने के लिए होती है इलेक्ट्रिक लाइन, जिसको हम बोलते हैं, जिसका हम पेसमेकर होता है, जो कि एस नोड होता है हमारे बॉडी का, हमारे हार्ट का। तो जब इसकी बीमारी आ जाती है उसकी वजह से कभी कभी हमारी दिल की धड़कन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, जिसकी वजह से बेहोशी आना, चक्कर आना, अचानक गश्त खा के गिर जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं।
सो इन कंडीशंस में जब आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, आपको बेहोशी आ रही है, उन केसेस में हम पेसमेकर का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारी हार्ट की जो पंपिंग है वो इम्प्रूव हो सके, हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिक वायरिंग रिफर्बिश हो सके, एक रिप्लेनिश हो सके प्रॉपर तरीके से। दूसरा, पेसमेकर्स के कई प्रकार होते हैं। एक पेसमेकर होता है सिंगल चेंबर, जिसमें एक तार लगता है। दूसरा होता है डबल चेंबर पेसमेकर, जिसमें दो तार लगते हैं, एक एट्रियल में लगता है, एक वेंट्रिकल में लगता है। इसका डिसीजन आपके डॉक्टर लेता है आपसे डिस्कस करने के बाद कि आपको किस तरह का पेसमेकर चाहिए। रिसेंट एडवांसमेंट्स में एक नए तरह के पेसमेकर्स भी आने लगे हैं, जो कि बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर होते हैं, जिसमें होता यह है बेसिकली जो पेशेंट्स जिनमें लेफ्ट मंडल ब्रांच ब्लॉक नाम की एक बीमारी होती है, उनका हार्ट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है, उन पेशेंट्स में इस पेसमेकर यूज़ किया जाता है। और इसके यूज़ करने के बाद जो सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें उनकी हार्ट की पंपिंग लगभग नॉर्मल लेवल तक आ जाती है, जिसकी वजह से उनके जो सांस फूलने की शिकायतें वगैरह होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार मोटे मोटे तौर पे 3 प्रकार के पेसमेकर्स होते हैं। एक चौथे प्रकार का पेसमेकर होता है जिसको AICD बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि जैसे हमारे कोई पेशेंट्स हैं जिनका दिल की पंपिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उनको रिपीटेड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास की बीमारी है, तो उन पेशेंट्स में इस तरह का पेसमेकर लगाया जाता है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, तब एक छोटा सा शॉक देके आपकी जान बचाने का काम कर सकता है। डॉक्टर वत्सल, आप हमें बताइए कि हार्ट डिजीज के मैनेजमेंट में रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के साथ साथ लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज का क्या महत्व है? जी हाँ, ये सभी जो आपने कहा काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट डिसीज है। ये आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर 180 हो, पर वो कुछ भी सिम्टम नहीं आएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी जांच करना। इसीलिए हार्ट डिसीज में भी रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग काफी आवश्यक है। रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में भी हमारे जो टारगेट्स हैं ब्लड प्रेशर के, वो हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 यानी 120 से कम, एवं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम यानी 80 से कम, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर आम भाषा में हम बोलते हैं। दूसरा आपने कहा डाइट यानी स्वस्थ आहार। वो तो हम आज सभी लोग जान रहे हैं कि स्वस्थ आहार का कितना ज्यादा योगदान है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। उसमें हरे पत्ते की सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब चीजें ज्यादा हमको मात्रा में लेना है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल यानी ज्यादा वसा वाली चीजें, उन सबको हमको कम रखना है। खास करके एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त चीज होती है जिसको हमको कम करना है। तेल, घी, चिकनाई को कम करना है डाइट से। और एक और चीज आपने कही एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में ना सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज आती है जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, ये तो करना ही है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन भी रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक यानी तेज चाल से चलना, वो आपको हफ्ते में कम से भी कम 5 दिन तो करना ही है। दूसरा, योग एवं मेडिटेशन। ये भी मैं समझता हूं कि एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट योगा और मेडिटेशन है, जो हार्ट को हेल्दी रखता है और स्वस्थ रखता है। थैंक यू। आप सभी ने हृदय रोग के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। जाते जाते आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर मनोज बंसल, आपका क्या कहना है? मैं दर्शकों को संदेश बहुत शॉर्ट में देना चाहूंगा। ABCDE। A यानी अल्कोहल का उपयोग ना करें, B यानी ब्लड प्रेशर को जांच करवाएं और यदि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो उसको नियंत्रित रखें। C यानी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक कराएं और नियंत्रण में रखें। D यानी डायबिटीज, अपने शुगर लेवल्स टेस्ट कराएं और यदि शुगर आती है तो उसको दवाइयों के माध्यम से नियंत्रित करें। और E यानी एक्सरसाइज, जैसा कि हमारी सबकी चर्चा हुई है, एक्सरसाइज करें और फिट रहें। डॉक्टर सुयेश तातेड़, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सभी के लिए यह है कि अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए कि फ्यूचर में आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। लाइफस्टाइल में जो चीजें हमने डिस्कस की है उस पे इंडिविजुअली हर चीज पे आप ध्यान दीजिए तो ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल ठीक रहेगा। साथ ही जिनको हार्ट का पहले से प्रॉब्लम है, अटैक आ चुका है, बाईपास या एंजियोप्लास्टी हो चुका है, वो लोगों के लिए भी यही संदेश है कि आप घबराएं नहीं, पहले तो अपना लाइफस्टाइल सुधारें। साथ में जो आपकी मेडिकेशंस हैं, जो ड्रग्स हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, उनके कंटिन्यूस टच में रहें और इलाज में कोई भी लापरवाही ना करें। हार्ट अटैक आपकी लाइफ का एक इवेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ पे नहीं आ सकते। सो आप अगर एक रेगुलर डाइट प्लान और रेगुलर लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे और प्रॉपरली अपनी मेडिकेशंस लेंगे तो वापस से आप अपना बैक टू नॉर्मल लाइफ और एक हेल्दी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर पारितोष, आपका क्या संदेश है दर्शकों के लिए? तो मेरा संदेश ये है कि कभी भी अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो उसको एसिडिटी ना माने, क्योंकि एसिडिटी का इलाज काफ़ी हद तक सामान्य है, संभव है, लेकिन अगर वो हार्ट अटैक हुआ तो उसके काफ़ी बड़े कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं।
दूसरा, हार्ट की बीमारी अगर आपको है, अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो रखी है, तो उसके बाद भी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी पाना बहुत ज़्यादा मुमकिन है। आजकल तकनीक इतनी ज़्यादा बेहतर हो गई है, दवाइयाँ इतनी अच्छी हो गई हैं कि हमारी हार्ट की जो बीमारियां हैं, हार्ट जो कमज़ोर हो गया है, वो काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति तक पहुँच जाता है। डॉक्टर वत्सल, आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? मैं दर्शकों को यही सलाह देना चाहता हूं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट एक बैलेंस्ड डाइट, स्वस्थ आहार लें। दूसरा, नियमित व्यायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। चौथा, स्मोकिंग एवं तंबाकू इसका सेवन नहीं करें। अगर आपको कोई मेडिसिन दी गई है तो उसको नियमित रूप से लेते रहें, क्योंकि हार्ट की मेडिसिन ऐसी होती है जिसे नियमित रूप से लेते रहना है। अगर हम बीच में छोड़ते हैं तो वो वापस से हार्ट की बीमारी कर सकती है। और चौथा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहें। बहुत जरूरी है कि हम समझें, हृदय रोग एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ रोग है। एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा और हृदय रोग के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हाई ब्लड शुगर लेवल्स, सॉल्ट और शुगर का अत्यधिक सेवन और अपने जीवन में एक्सरसाइज का कम होना, इन सबको समझते हुए अपनी जीवन शैली को हमें मॉडिफाई करना होगा और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हुए हृदय रोग को पछाड़ना होगा। नमस्कार। आज के समय में हमें एक्सरसाइज के लिए जो समय नहीं निकल पा रहा है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, कोशिश करिए कि आप नेचुरल वे में या तो साइकिलिंग करते हुए जाएं या फिर पैदल जाएं, ताकि आपकी एक्सरसाइज का एक तरीका वो भी हो जाए। लिफ्ट का उपयोग कम करें और डे टू डे लाइफ के अलावा भी अपने दिन में 15 से 20 मिनट का समय निकालें, जिसमें कुछ नहीं तो केवल वॉकिंग कर लें। हमारी जो ड्रास्टिकली चेंजिंग लाइफस्टाइल है, हमारा स्ट्रेस लेवल्स है, हमारी ईटिंग हैबिट्स है, हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, इसकी वजह से हमारी हार्ट की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो मेरा ये आपसे अपील है कि आपके जब भी कोई परेशानी हो तो उसके आप सिम्टम्स को कभी इग्नोर ना करें। जब हार्ट की हमें परेशानियां होती हैं, मुख्यतः जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उनके ब्लॉकेजेस की जो बीमारी होती है, उसके कुछ प्रमुख सिम्टम्स होते हैं, जैसे चलने फिरने पे सीने में दर्द होना, भारीपन होना, जलन होना, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना। इनको कभी भी हल्के में ना लें और अपने ये सिम्टम्स होने पे तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर को या किसी भी हॉस्पिटल में आप संपर्क करें। अगर आपको शुगर एवं ब्लड प्रेशर है तो इसकी नियमित जांच करते रहें एवं उसकी बराबर दवाइयां लेते रहें। अगर आपको कोई दवाई भी चलती है तो उन दवाइयों को भी नियमित रूप से लेते रहें। और सबसे अंत में, अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स हैं तो उसे इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये सिम्टम ही आगे जाके हृदय की बीमारी को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ भी लक्षण है तो उसे तुरंत हम नजदीकी चिकित्सक के पास जाएं एवं उसका इलाज कराएं। धन्यवाद। एक हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, इस बारे में आज कार्यक्रम में हमने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है। आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने ये सभी जानकारियों को बहुत ध्यान से सुना होगा और आप सभी इसका पालन भी अवश्य ही करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट को, और आप हमसे जुड़ सकते हैं YouTube, Instagram और Twitter के माध्यम से भी। लॉग इन करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।